ममता दीदी ने जब लेफ्ट को उनके 34 साल के बाद हराया था तब उनका आंकड़ा था 184। यहां पर उसको क्रॉस कर रही है बीजेपी, साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस से मिलने के बाद 42 प्लस 184 अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर केरलम में कांग्रेस इज बैक, कांग्रेस इज बैक। 10 साल के बाद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। तमिलनाडु टीवी के अभी भी 11 दूर है, लेकिन टीवी के बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। डीएमके एआईएडीएमके तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, लेकिन डीएमके दूसरे नंबर की। असम में स्वीप है वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ है। पहली बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने आ रही है, ये देखिए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पहुंची ममता बनर्जी, ब्रेक करिए। ये पर आपके सामने भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पहुंची। पर्सनल सिक्योरिटी, सरकारी सिक्योरिटी नहीं लेके गई है। उनका कहना है कि मेरे काउंटिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया है। उनका कहना है कि मेरे काउंटिंग एजेंट को पीटा गया है। यह ममता बनर्जी ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या रविशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं? करिए। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद 7000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। बड़ी खबर, भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी दूसरे नंबर पर हैं और नंदीग्राम में शुभेंदु 17000 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। और मेरे साथ कुमार कुंदन मौजूद हैं। कुमार कुंदन के पास में चलूंगा। कुमार कुंदन, वेरी क्विकली, ममता पहुंची हैं इस वक्त अपने पोलिंग काउंटिंग स्टेशन पर। यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, और वो प्राइवेट पर्सनल सिक्योरिटी लेकर गई हैं, सरकारी सिक्योरिटी लेकर नहीं गई हैं। क्या समझ में आ रहा है कि अभी आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आरोप इस बात को लेकर है कि टीएमसी के जो पोलिंग काउंटिंग एजेंट थे, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काउंटिंग एजेंट है भवानीपुर में, उन्होंने बदसलूकी की और मारपीट की है। इसके आरोप के बाद जो टीएमसी के काउंटिंग एजेंट थे वो वहां से बाहर निकल गए और फिर ममता बनर्जी अब वहां पहुंची है अपने पर्सनल सिक्योरिटी के साथ। तो निश्चित रूप से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो भवानी। कुमार कुंदन, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर 1 मिनट के लिए। जरा आपके पीछे जो जश्न चल रहा है वो दिखाइए एक बार जरा तुरंत, और ब्रेकिंग और शॉट मुझे हटा दीजिए। कुमार कुंदन को दिखाइए जश्न के साथ। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर जो है पूरा का पूरा सॉल्ट लेक का जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वो भगवा रंग में, गेरुआ रंग में आपको नजर आ रहा होगा, और जबरदस्त जश्न हो रहा है निशान। ये जश्न की तस्वीर अपने आप में खास है। अभी 4 बज रहे हैं, लेकिन आपको एक बार नीचे से ऊपर तक जहां भी देखेंगे आपको एक ही रंग नजर आएगा, और वो रंग जो है यहाँ पे जीत का रंग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रंग। कितना सेलिब्रेशन, कितनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राम। दादा, कितना बड़ी जीत आप लोग? बहुत बड़ी जीत है। संतरास मुक्त है हम लोग अभी संतरास मुक्त है। सत्ता से जो दूर थे वो अब सत्ता के पास आ गए हैं। दादा, कितना उत्साह, कितना बड़ा जीत आप लोगों के लिए? ये बहुत बड़ा जीत है हमारे लिए। बहुत दिनों से प्रतीक्षा था हमारे ये जीत के। बहुत बड़ा जीत है हमारे लिए, और ये बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। मेल हो या फीमेल हो, सब लोग यहाँ पे हैं। मैम, कितना बड़ा एक्साइटमेंट, कितना बड़ा जीत है आप लोग? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत खुश हैं आज? हाँ। उनसे पूछिए, ममता को अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो अपने काउंटिंग स्टेशन गई है, क्या कहेंगे ये लोग उस पर? हम लोगों को आजादी मिला। ये पश्चिम बंगाल में डर था। अभी डर बनर्जी, अभी भी उनको लग रहा है कि अभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ भी नहीं हो सकता है, वो खत्म हो चुकी है। अभी जाने का टाइम है, वो क्यों नहीं गया, यही सबसे बड़ा बात है। मैम, ममता बनर्जी को अभी भी लगता है कि कोई रिगिंग हो सकती है, वो भवानीपुर पहुंची है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई रिगिंग नहीं हुआ, उसका अवैध अनुप्रवेशकारी का रिगिंग हो गया, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं अवैध अनुप्रवेश है नहीं, उसका वोट बैंक है नहीं, तो वो तो वैसे ही हारने वाली थी, क्योंकि जनता जो पश्चिम बंगाल का, भारतवर्ष का जेन्युइन जनता है, वो ममता बनर्जी के समर्थन में कभी वोट किया ही नहीं है। वो राष्ट्रवादी सब है जो भारतीय
अब देख ही सकते हैं माहौल पूरा परिवर्तन हो गया। दीदी बाय बाय हो गया, दीदी बाय बाय हो गया। मैम कितना एक्साइटमेंट है, किस तरीके का यहाँ पे जोश देख रहे हैं आप सब में? ये होना ही था। दीदी बोले थे कि वो 300 पार हो जाएंगे, वो शायद गलत बोले थे। एक्चुअली उनको 3 डिजिट पार होना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऑलरेडी बीजेपी 202 पार कर चुके हैं, मतलब सीट जीतना हो और लगाना हो। तो दीदी अभी आप रेस्ट लीजिए, 14 साल आप बहुत जलाए थे, अभी 4 टाइम के लिए आप नहीं हैं, अभी मोदी। दीदी को ऐसा लगता है कि अभी भी गलत हो सकता है, वो भवानीपुर पहुंची हैं? नहीं, अभी देखिए ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन दिखा दिया है वेस्ट बंगाल में वोट कैसा होना चाहिए। पहले हम लोग देखे थे 5 दफा 7 दफा ऐसा हुआ था, 2 दफा में हक रख के इलेक्शन कमीशन ने ये दिया है कि कैसे वोट होना चाहिए। आगे भी वो बहुत कोशिश करेंगे, बहुत मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन और नहीं होगा। सब कुछ अभी है, अभी पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार। ये तो आप तस्वीर देख रहे हैं निशांत, ये बताएं। ये जो जीत हुई है, इस जीत में जो विनिंग फैक्टर्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूं और अपने दर्शकों के पास मैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में जाऊंगा। लेकिन बीजेपी की बंगाल विजय के फैक्टर ये देखिए जरा। नंबर 1 जो है यहां पर दिखाइए जरा तेजी से। पहला फैक्टर ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जी। दूसरा ध्रुवीकरण। स्मृति जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे मैं चलता हूं। स्मृति रानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। मैम ये जो जीत हुई है, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री, अगर आप इसके की रीजंस, क्योंकि हम देख रहे थे, आई वाज एनालाइजिंग द डेटा, आपने शायद 31 वहां पर रैलीज और रोड शोज किए, 31 जो कि काफी बड़ा नंबर है। आपको पल्स क्या मिल रही थी वहां से? निशांत जी, आज स्मरण करने का दिन है उन लोगों को जो मौत के घाट उतारे गए मात्र इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज स्मरण करने का दिन है उन महिलाओं का, स्मरण विशेष जो बलात्कार का शिकार हुई, मॉलेस्टेशन का शिकार हुई, जिनको सार्वजनिक रूप से नग्न किया गया मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज याद करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद कैसे गांव में वापस घुसने के लिए तृणमूल के गुंडों ने धमकी दी थी सार्वजनिक कि बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर अपने घर, अपने गांव लौटना चाहते हैं रात को, वो अपने घर की औरतों को भेजे तृणमूल के गुंडों के घर। आज याद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर वो समर्थक जिसने भय और अत्याचार के बावजूद भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। और आज आभार वंदन है पश्चिम बंगाल के उस वोटर को जिसने, चाहे ममता बनर्जी ने झालमुड़ी पॉलिटिक्स की हो, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के मुद्दे प्रस्तुत किए उन पर विशेष अपना ध्यान आकृष्ट रख सतत विकास के मुद्दों पर चर्चा की और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाते हुए अपना वोट दिया। मैम अभी इस वक्त मैं आपसे एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा। ममता बनर्जी अपने काउंटिंग स्टेशन पर गई हैं। उनका कहना है कि मेरे काउंटिंग एजेंट जो हैं उनको मार के बाहर निकाल दिया गया है, विदाउट सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी के साथ गई हैं। जिस तरीके से अभी आप चीजें देख रही हैं, क्या ये आगे और ज्यादा पैन आउट होंगी? लॉ बुझने से पहले निशान जी फड़फड़ाती है, ये उसी का संकेत है, उसी का प्रमाण है। आप इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको धूमिल नहीं कर सकते। एक नागरिक ने आकर अपने वोट के माध्यम से उसे बहिष्कार करना है तृणमूल का, उसका प्रमाण दिया है। आप उसको कहीं भी नदारद नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के गुंडों नहीं कहा, और आपने फाल्टा का कहीं ना कहीं शायद निश्चित रूप से अपने टेलीविजन पर प्रसारण किया होगा, जहां पर वोटर स्वयं आकर पत्रकारों से कह रहे हैं कि हमको तृणमूल के गुंडे ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हम तृणमूल को वोट नहीं करेंगे तो हमारी घर की औरतों का बलात्कार कर दिया जाएगा। ऐसे भय के माहौल के खिलाफ जब जनता खुद खड़ी होती है तो उसको ममता बनर्जी भी झुटला नहीं सकती। तो उनका व्याकुल होना, उनका छटपटाना स्वाभाविक है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल का जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो आपके लोकतंत्र की वाकई में जीत है। द डांस ऑफ डेथ हैज कन्वर्टेड इनटू डांस ऑफ डेमोक्रेसी। द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। मैम, एक आरोप जो ममता बनर्जी पर लगता था वो ये था कि उन्होंने लेफ्ट को हटाने के लिए लेफ्ट की पॉलिटिक्स को मास्टर कर लिया। अब लेफ्ट के गुंडों को अपनी व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया। ये बंगाल का बच्चा इस विषय पे चर्चा और टिप्पणी करता है, ये निश्चित है। अब बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या होगी? क्योंकि टीएमसी के कई बड़े नेता आपकी पार्टी में भी शामिल हो चुके थे पहले।
निशान जी, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के स्वरूप में, अमित शाह के स्वरूप में, निश्चित रूप से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में इस बात का प्रमाण दे दिया है कि शुचिता की राजनीति, सुशासन की राजनीति, भारतीयता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अगर अन्य दलों से भी कोई हमारी पार्टी से जुड़ता है तो उसे हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी पर प्रखर रूप से अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा कि नेशन कम्स फर्स्ट, इंडिविजुअल कम्स लास्ट, और जिनके लिए देश पहले आता है उनके लिए देश का कानून उतना ही महत्व रखता है जितना कि देश का संविधान। ईस्टर्न साइड में एक और बहुत अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री और बहुत बड़ी विक्ट्री एज वी टॉक, हम ऊपर टैली में दिखा रहे हैं 101 सीटें असम में एंड दे आर स्टिल काउंटिंग। उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आज उन राज्यों में आपको प्रखरता से उभरती हुई दिख रही है जहां पर लोग कहते थे कि हमारा सत्ता में आना असंभव है। तो मुझे लगता है आज के जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक रिमाइंडर कॉल है, वेकअप कॉल है कि बीजेपी को कभी राइट ऑफ मत कीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता का अथक प्रयास, उनका परिश्रम, सुशासन का जो मॉडल नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया, उसके प्रति जनता का जो भरोसा है, उसका एक परिणाम स्वरूप आज पश्चिम बंगाल का आप रिजल्ट देख रहे हैं, असम का आप रिजल्ट देख रहे हैं। मैम, अगर मैं बात करूं स्ट्राइक रेट की तो 5 में से 3 स्टेट्स वेरी गुड, और वो भी जिस परफॉर्मेंस के साथ किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन केरलम को लेकर आई स्टैंड करेक्टेड, केरलम को लेकर क्या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर कर सकते थे वहां पर? हम हमेशा आज की आप जो जीत की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी बेहतर कर सकते हैं। हमेशा अपने प्रयासों से अपने व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ करना, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली और यही हमारा प्रशिक्षण रहा है। तो केरलम के भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो आश्वस्त रहें। लोग कहते थे कि वामपंथ का और ममता का गढ़ है बंगाल, आज उस गढ़ को आप ढहते दिख रहे हैं, भाजपा का परचम लहराते हुए दिख रहा है आपको। तो मैं आश्वस्त हूं कि उसी श्रद्धा, निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ केरलम में भी भाजपा का परचम लहराएगा। ये भाजपा से कहीं ना कहीं अपेक्षा हो गई है कि इंस्टेंट सक्सेस हमको मिलती है, वर्षों का परिश्रम है जिसका परिणाम हमें मिलता है। निश्चित रूप से आप केरलम में भी वो परिणाम एक दिन देखेंगे। केरलम में निशान जी कितना संघर्ष रहा है भाजपा का, वो मास्टर सदानंद के स्वरूप में आज देश की राज्यसभा में हमको दिखता है कि एक व्यक्ति जो मात्र भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का प्रयास करता, अथवा भारतीयता की बात करता, समाज की बात करता, संस्कार की बात करता, वामपंथियों ने कैसे उसके दोनों पैर काट दिए, फिर भी वो अडिग रहा व्यक्ति, आज उसका सबसे बड़ा प्रमाण हम देश की राज्यसभा में देखते हैं। तो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो संघर्ष रहा है, जो बलिदान रहा है, वो आज भी मुझे लगता है एक अमिट छाप भारतीय मानचित्र पर पॉलिटिकली छोड़ पाया है। मैम, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और ये आई एम नॉट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, लेकिन फिर भी कई लोगों ने जो विपक्ष के आए उन सब का ये अभी तक आप इसको उनकी फेस सेविंग कह सकते हैं या कुछ भी कहें, उनका ये कहना था कि जो मार्जिन है दोनों के बीच में जीत का, वोट का, वो करीब 3 से 4 लाख के बीच का फर्क है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, लेकिन जो नुकसान पहुंचा वो एसआईआर से था। वो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं दे पाए। आप मुझे ये कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स पे, घुसपैठियों पर तृणमूल अपना राजकारण कर रहे थे? एसआईआर की व्यवस्था क्या थी कि हमारी वोटर रोल स्वच्छ हो जाएं, घुसपैठियों को वोटर का अधिकार ना मिले। तो क्या तृणमूल का ये आरोप है कि उनकी पूरी राजनीति इस बात पर चल रही थी कि कितने घुसपैठी वो वोटर लिस्ट में जोड़ पाए? ये पूरी प्रक्रिया देश भर में चली। मैं अमेठी से राजनीति कर चुकी हूँ, गुजरात से राजनीति कर चुकी हूँ, वहां पर भी एसआईआर की व्यवस्था चली, बाकी नॉन बीजेपी स्टेट्स में भी चली, वहां पर तो किसी ने हल्ला नहीं काटा। सिर्फ तृणमूल एक ऐसी राजनीतिक पार्टी आपको दिखी पूरे देश में जो एसआईआर में घुसपैठी ना निकल पाए, उसके लिए मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स को भी हॉस्टेज बंदी बनाकर रख रही थी। अंडरस्टूड। मैम, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। अब मैं अपने इस शो को ओपन कर रहा हूं हमारे मेहमानों के पास। सभी मेहमान यहां पर मौजूद हैं। नितिन, अभी तक हमने जितनी भी ब्रेकिंग्स दी है सबको लेते रहिएगा। अजीत सर, स्टार्टिंग विद यू, थोड़े से शार्प रिएक्शंस, क्योंकि मैं 2-3 राउंड में आता रहूंगा। अभी तक जो आपको दिख रहा है, इसके पीछे के की रीजंस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही डिस्टिल आउट करने का एक मौका है। बंगाल में ये जो जीत हुई है, इसके पीछे की मेन वजह आपको क्या दिखाई दे रही है बीजेपी की? इज इट प्योरली एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी क्या, एंटी इनकम्बेंसी जब 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद लेफ्ट ने चुनाव लड़ा था 2006 में, तो उसको सबसे ज्यादा सीटें आई थी 235।
2006 में, और उस 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। तो एंटी इनकम्बेंसी क्या हो, वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता, उसका कोई थर्मामीटर नहीं है। मेन कारण जो है, बाकी सारी चीज़ों ने उसमें सहायक भूमिका निभाई। मुख्य कारण ध्रुवीकरण का है, हिंदुत्व की अंतर्धारा का है, और हिंदू को ये भरोसा दिलाने में बीजेपी कामयाब हो गई कि हम इस बार चुनाव जीत रहे हैं, और इस बार चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद हिंसा नहीं होगी। ये दो चीज़ें थी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखिए, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स बीजेपी के पास बंगाल में मौजूद थे, उसको एक बढ़िया रेसिपी तैयार करनी थी, वो तैयार कर दी उसने। इंग्रेडिएंट्स थे पहले से, 27-28% मुस्लिम आबादी और घुसपैठ का मामला, राष्ट्रीय सुरक्षा का नैरेटिव, तुष्टीकरण का नैरेटिव, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। और इसकी वजह से पिछले 3 चुनावों से, मतलब 1 लोकसभा, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव, एवरेज 40% वोट बीजेपी ले आ रही थी। 40% वोट तो उसको आ ही रहे थे, विधानसभा में आए और 2 लोकसभा में 40 और 40 प्लस वोट आए। अब उसको 5-10% उसको और बढ़ाना था, और वो तब होता जब 100 में से 5-6 हिंदू और उसको वोट दे दें। तो और वो नहीं दे पा रहा था। एक जो कल्चरल डिस्कनेक्ट था भारतीय जनता पार्टी का, एक वो उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उस कल्चरल जो डिस्कनेक्ट था उसको थोड़ा जोड़ने की कोशिश की, और ये भरोसा दिलाया, जो सबसे पहली चीज थी कि हम जीत रहे हैं चुनाव, आप निकलो, कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है, हम जीत रहे हैं। अब ये आपने जो पर्सपेक्टिव दिया, मैं सबके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। 3 राज्यों में प्रचंड विजय पर बीजेपी में महाजश्न। ब्रेक करिए जरा, थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री मोदी। सीधे चलिए अमोद के पास। अमोद जी, क्या तैयारी चल रही है वहां पर? देखिए निशांत, यहाँ पे तैयारियों की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं तकरीबन 12 बजे से यहाँ जो कार्यकर्ता है बीजेपी को पहुँच चुके हैं। कहीं ढोल कहीं नगाड़ा वो बजा कर अब थक चुके हैं। अब बारी है प्रधानमंत्री के आने की। कार्यकर्ता जो है यहाँ दिल्ली का मैं आपको दिखाऊं कि पहुँच चुके हैं और बैठना शुरू हो गए हैं, और कार्यकर्ताओं के जरिए देश को वो आज संबोधित करेंगे। मैं आपको महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले जब यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, तब बिहार में जीत के बाद इसी मंच से प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बंगाल की बारी है, क्योंकि गंगा बिहार से अब बंगाल की तरफ आगे बढ़ने वाली हैं, और उस समय इंडिकेशन दिया था, उसका आज परिणाम आ रहा है। देखना होगा कि क्या अब आगे का लक्ष्य प्रधानमंत्री तय करते हैं। क्या यहाँ बंगाल में एक बार जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री आगे कार्यकर्ताओं के लिए क्या देते हैं। अमोद भाई, मैं आपको सॉरी थोड़ा आज समय कम दे पा रहा हूं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ममता और शुभेंदु की सीट से बड़ी खबर। ब्रेक करिए। भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई, इस वक्त की बड़ी खबर। 15 राउंड के बाद काउंटिंग रोकी गई, तब ममता आगे चल रही थी। रविशंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रवि, पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ हो रहा है? चल रहा है कि जैसे ममता बनर्जी अंदर गए और उसके बाद बाबलू सिंह जिनके ऊपर आरोप था कि उनको मार के निकाल दिया गया है, वो वापस आने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है उनको कहा गया कि आप एक बार बाहर चले जाते तो अंदर फिर नहीं आ सकते। उसके बाद अभी जो पुलिस सोर्स के मुताबिक खबर मिल रहा है कि 15 राउंड के बाद भवानीपुर सखवत मेमोरियल स्कूल में जो काउंटिंग है वो अभी बंद कर दिया गया है, वो अभी हॉल्ट पे है। इसीलिए 1 घंटा से ज्यादा समय हो गया है कि यहाँ पे कोई अच्छा, जब 15 राउंड की काउंटिंग हो गई थी तो ममता बनर्जी कितना आगे चल रही थी? देखिए 15 राउंड की काउंटिंग होने के बावजूद भी सिर्फ 12 राउंड के जो घोषणा है वही हो पाया था, और उसमें 7,500 वोट में ममता बनर्जी लीड कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। You're right. Be with me. गौतम जी मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी खबर पर रहेंगे। गौतम लहरी जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो क्याओस हो रहा है, ये क्याओस सिर्फ एक ही सीट पर है या आने वाले समय में, क्योंकि अगर टीएमसी की ताकत देखें तो बहुत कमजोर हो गई है टीएमसी यहां पर, ये आपको आगे भी रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है? नहीं, दूसरी जगह पे अभी तक तो कोई खबर है नहीं। एक जगह जो एक स्थान पे नहीं। देखिए, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं, ममता दीदी ने खुद कहा था कि मैं काउंटिंग सेंटर पे जाकर रात भर रुकूंगी जब वो पोस्टल बैलेट वाला विवाद हुआ। अब वो यहां पर जा रही हैं, क्या ये इसका रिफ्लेक्शन और सीटों पर भी हम देख सकते हैं आने वाले समय में? हो सकता है कि उनका बाकी जगह पे कार्यकर्ता जो पीछे है, कैंडिडेट उम्मीदवार पीछे अगर है, तो उसको भी लगा होगा कि ऐसे कुछ बहाना बना के बाहर आ सकते हैं। वो तो दिखाई देगा बाद में, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे क्या हुआ ये तो चुनाव आयोग बताएंगे ना कि उसका मारपीट हुई कि नहीं हुई, ना कि ममता पीछे जाना शुरू हो गया था
इसके लिए बाहर आए, ये तो सब काउंटी जो एब्सोल्युटली राइट। ये चुनाव आयोग को इस पे एक स्टेटमेंट रिलीज करना होगा, लेकिन इस वक्त आपको बता रहे हैं जो अभी तक के हालात है उसमें जरा एक सिनॉप्सिस यहां पर, ये ब्रांडिंग वॉल फिर से मंगवाइए जरा नितिन, यहां पर दिखाइए सिनॉप्सिस। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए बीजेपी की नेशनल से लोकल रणनीति मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए नितिन ग्राफिक्स दिखाइए। टीएमसी के बाहरी बनाम लोकल नैरेटिव को तोड़ने पर काम किया गया, नंबर 1। नंबर 2, केंद्रीय नेताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी महत्व दिया गया। नंबर 3, पीएम मोदी ने बंगाल में 21 रैलियां और 3 रोड शो किए। पीएम मोदी का नौका विहार और झालमुड़ी नैरेटिव। गृह मंत्री की बंगाल में 20 रैलियां और 11 रोड शो। गृह मंत्री ने 5 संभागीय और 10 संगठनात्मक बैठकें की। गृह मंत्री ने सेंट्रल वॉर रूम से चुनावी, यहां पर इसको चेंज करिए, आप सोचिए मैं जो आपको बता रहा हूं। बंगाल चुनाव में टीएमसी के कई मंत्री हार की कगार पर। ब्रेक करिए जरा। रुझानों में टीएमसी के 20 से ज्यादा मंत्री पीछे। रक्षा मंत्री 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। वित्त मंत्री 4,000 वोट से पीछे। परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती लगभग 6,500 वोट से पीछे। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जावेद साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, ये जो ट्रेंड आ रहा है, जो मैं बार बार एंटी इनकम्बेंसी की बोल रहा था बात, ये तब है जब ममता बनर्जी ने अपने 74 एमएलए का टिकट कट किया, 15 की जो सीट है वो चेंज की, उसके बाद ये हालात है उनके मंत्रियों का। 20 मंत्री बहुत बड़ा नंबर है। योर टेक जावेद साहब। एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो एक अकेला फैक्टर नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी थी, पोलराइजेशन था, जो वोटर्स की जो छटनी थी वो थी, और जो जिस तरीके से बीजेपी ने जितने अंत तंत्र थे जिसको यूज़ किया, ये सारे मिला के, और जो ममता बनर्जी का 15 साल का जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे जिसका ये नतीजा है। कोई एक फैक्टर हो कि तो समझा जा सकता है, सिर्फ अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो समझा जा सकता है। आप खुद ही अभी आंकड़ा दे रहे थे कि बीजेपी और टीएमसी के वोट में जो डिफरेंस है वो उससे कहीं ज़्यादा एसआईआर में जो वोट कटे हैं वो है। तो अगर वो वोट नहीं कटे होते तो क्या होता परिणाम, आप खुद ही बताइए। जी, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की धुआंधार कैंपेनिंग का चुनावी नतीजों पर असर। ब्रेक करिए। पीएम मोदी ने बंगाल में 22 से ज्यादा दौरे किए, 21 बड़े कार्यक्रम किए। ओवरऑल करीब उनका कहा जा रहा है अब 21 रैलीज थी उनकी और 3 रोड शोज थे, 3 से 4। ये देखिए, फिर पीएम मोदी ने 19 जनसभाएं और 2 बड़े रोड शो किए। अमित शाह गृह मंत्री 40 कार्यक्रम किए, सबसे आक्रामक प्रचार किया। केंद्रीय नेताओं ने 128 विधानसभाओं में कार्यक्रम किए। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। यहां पर कोलकाता के हावड़ा पुल में बीजेपी की जीत का जश्न दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, सैकड़ों बीजेपी समर्थकों का हावड़ा ब्रिज में जश्न। ये देखिए जरा, रंग गुलाल के साथ जश्न मनाते दिखे। अब मैं चाहूंगा, ये देखिए जरा, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिए। बिग वॉल पर बंगाल में बीजेपी का बूथ बहुत मजबूत। ये देखिए किस तरीके से काम किया गया, रैली नहीं बूथ की लड़ाई लड़ी। फिर हर वोटिंग सेंटर पर संगठन, आज 44,376 मुख्य बूथ पर फुल टाइम निगरानी, वोटिंग तक डटे रहे। फिर 85,379 पोलिंग स्टेशन तक पहुंच, अधिकतम कवरेज का टारगेट कई महीने पहले 81,000 में से 65,000 बूथों पर बना ली थी समितियां। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग भी लीजिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ, और ये वाकई बाद में वॉल भी लीजिएगा। मेरे साथ केवी प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, ओवरऑल अगर बात की जाए, एसआईआर की बात की जाए या फिर पोलराइजेशन की बात की जाए, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए, एक चीज इग्नोर नहीं की जा सकती है, वो ये है कि बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अलग लेवल पर, बहुत रेजिलियंस के साथ काम कर रहा था। योर टेक सर। जी बिल्कुल, पिछले 10-11 साल से अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह चुनावी मशीनरी है, वो एक बहुत ही अद्भुत तरीके से, और वो किसी चुनाव ख़त्म होते ही अगले दिन अगले चुनाव से फिर शुरू हो जाते हैं। तो एक तो वो लगातार जिसे कहते हैं वेल ऑयल्ड मशीन है, जो लगातार उसके सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। एक साथ ही साथ जिस तरह के आपने आंकड़े दिए वो वही दिखाता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख से लेकर जिस तरह से कार्य होता है, और पूरी कार्यशैली उनकी ऐसी बनी है कि कोई लिंक ना टूटे। और आपको, हमें ये भी ज्ञात होगा सबको, दर्शकों को,
कि समय समय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और खासकर प्रधानमंत्री खुद बूथ लेवल वर्कर से बात करते रहते हैं ताकि उनका हौसला भी बना रहे, उनसे फीडबैक लेते रहे। इस तरह के इसके कई सारे हुए और एक इनका खास प्रोग्राम होता मेरा बूथ सबसे मजबूत। जी बिल्कुल ठीक आपने। तो ये सब इस तरह से कार्यक्रम है। लेकिन जो आपने एंटी इनकम्बेंसी की और फैक्टर्स किए, दो इसमें एक फैक्टर्स मेरे हिसाब से जुड़ते हैं। एक तो बेरोजगारी को लेकर काफ़ी समस्या थी वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ। दूसरा ये था कि उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, करीब 70-80 कल्याणकारी योजना चला रही थी, वो एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गई थी। तो उसके बाद और क्या कर पाएं ये। लेकिन मेरे मन में एक बार बार सवाल आता है, वो सवाल ये है कि क्या इस इलेक्शन में फ्रीबीज काम नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ममता के फ्रीबीज तो बहुत ज्यादा थे जी, और इनके प्रॉमिसेस थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के कल्याणकारी तो चल ही रहे हैं ना, तो लोगों ने देख लिया। अब उसके आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ, और जो सारे फैक्टर्स में आप इसको यू कैन से कि ये तो नहीं है कि बीजेपी ने फ्रीबीज नहीं ऑफर किए, उन्होंने ज्यादा किए। बल्कि अगर ममता जी 1500 दे रही थी, उन्होंने कहा हम 3000 देंगे। तो आपके सामने इस तरह का विकल्प भी है। अंडरस्टूड। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे बढ़ती गई, अब ये जरा ध्यान से देखिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है जो हमारी TV9 की टीम ने तैयार किया है। 2000 बंगाल में कोई बड़ा आधार नहीं था। 2021, 2006, 2011 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2009 लोकसभा में एक सीट और 2014 में बीजेपी ने 2 सीट जीती। वर्ष 2016 बीजेपी 3 विधानसभा सीट जीत पाई। वर्ष 2016 बीजेपी का जनाधार मजबूत होने लगा। वर्ष 2019 बीजेपी को बड़ी सफलता, लोकसभा में 18 सीटें। वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली। अब आगे की कहानी देखिए। कोलकाता में बीजेपी के बंपर जीत का जश्न ब्रेक करिए। बीजेपी समर्थकों ने 60 फीट का झंडा लहराया। यह देखिए जरा, भगवा रंग में रंगी कोलकाता की सड़कें। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। अब बिग वॉल पे दिखाता हूं मैं आपको बीजेपी का विस्तार जो है बंगाल में। देखिए जरा बीजेपी का बंगाल विस्तार, ये ध्यान से देखिएगा आप। 2016 में दस्तक विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें जीती, वोट शेयर 10.2%, पहली बार दमदार एंट्री। 2019 में धमाका होता है, क्यों? 18 सांसदों की जीत से लोकसभा में पकड़ मजबूत होती है, वोट शेयर 40%। टीएमसी की मुख्य चुनौती बनी। फिर 2021 में विस्तार होता है, विधानसभा चुनाव में 3 सीट से लेकर 77 सीटों तक का सफर, वोट शेयर 31%। फिर 2024 में स्थायित्व या स्टेबिलिटी क्या बोला जाए, लोकसभा चुनाव में सीटें घटी, वोट बैंक कायम, 18 से घटकर 12 सीटें आई, वोट शेयर करीब 39%, मतलब जनाधार बरकरार था। वोट शेयर में चौगुनी बढ़ा, 2016 में 10% से बढ़कर अब लगभग 40%। बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी तब बनी थी। फिर लेफ्ट कांग्रेस की जगह पर कब्जा, जो जगह कभी लेफ्ट और कांग्रेस की थी वहां बीजेपी सबसे दमदार पार्टी बनी। उत्तर बंगाल बना अभेद किला, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जैसे इलाकों में पकड़ है। जंगल महल और रार में विस्तार, आदिवासी और ग्रामीण बेल्ट संगठन को किया मजबूत। गौतम जी हमारे साथ इस ग्राफिक के साथ, उनसे क्विक टेक लूंगा। गौतम जी, बंगाल में ये कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे थे और इन पॉकेट्स काम कर रहे थे, डू यू एग्री विद दिस? ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी एक राइडर, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ये जो दिखाई दे रहा है चेंज हो जाएगा। चाय कॉफी कुछ दे दें ये लोग, तो हम लोग चाय पीते रहे, बाकी अपना दिखाते रहे। 8-9 राउंड अभी भी बाकी है, लेकिन ये चेंज ओवरनाइट नहीं होगा कि ट्रेंड टीएमसी का कम होते जा रहा है, भाजपा का सीट बढ़ते जा रहा है। इसलिए जो उलझन है, उलझन कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा। लेकिन मुझे जो आपने जो बताया, जो इश्यूज मेनली, वो इश्यूज तो है जिसमें लिए डेफिनेटली इसके लिए तो भाजपा काम कर रहे थे, उसका कामयाबी। अंडरस्टूड। लेकिन सर अब जरा मैं अपने दर्शकों को ये टैली दिखा रहा हूं, और यहां पर जो मेरे लेफ्ट में टैली बार बार आ रही है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। कैंपुर पर आइए नितिन, जरा ये टैली जरा ध्यान से देखिएगा। इस टैली में तमिलनाडु, इसके ऊपर नजर रखेगा। अब उस पार्ट पर आ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद इंतजार कराने के लिए माफी, आपको ब्रेक करिए। तमिलनाडु चुनाव में सबसे बड़ा उलट फेर, ब्रेक करें। सुपरस्टार विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी, 2 साल पहले बनी विजय की पार्टी टीवी के नंबर 1। ये देखिए जरा, 234 में से 108 सीटों पर टीवी के आगे, 58 सीटों के साथ सत्ताधारी पार्टी डीएमके दूसरे नंबर पर। ये बड़ी खबर, सीधे चलिए ब्रेकिंग लीजिएगा। वो एक यहां पर हमारे नितिन वो शॉट मंगाइए, जो उनका परिवार विसिल कर रहा था, वो शॉट मंगाइए, शायद यही है वो। अगर ये है तो इसका एम्बियंस अब कर दीजिएगा। लेकिन सीधे चलिए, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए आनंद, ये बताइए अभी वहां पर क्या चल रहा है? ये तो मुझे दिख गया कि आप डीएमके से टीवी के दफ्तर आ चुके हैं, लेकिन अब बताइए हो क्या रहा है वहां पर?
जी देखिए 4:30 बज गए और ऐसे में जो टैली दिखाई जा रही है टीवी के की अब लगभग उसी के आसपास टैली फाइनल टैली भी रहने वाली, उससे कम तो नहीं होने वाली। यानी कि तस्वीर साफ हो गई है कि मैं अभी विजय के घर पे खड़ा हूं, यानी कि तमिलनाडु के जो अगले मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं सेफली कि उनके घर पे मैं खड़ा हूं। और यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनकी लंबी कतारें लगी है, यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस के जो पर्सनल है उनकी मौजूदगी। और ख़ास बात ये कि चूँकि अब जो सत्ता का केंद्र है उनका घर हो गया, तो ऐसे में यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर डोर भी लगा दिया गया। यानी कि अब जो भी लोग घर के अंदर जा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता कुछ देर पहले अंदर गए थे, कुछ परिचित अंदर गए थे, तब उनको यहाँ से इस मेटल डिटेक्टर डोर के जरिए अंदर जाना होगा, पूरी फ्रिस्किंग के जरिए जाना होगा उनको। और ऐसे में जिस तरह से बड़ा उलटफेर उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने डीएमके के कई कद्दावर नेताओं को इस चुनाव में मात दी है। ये बताता है कि किस तरह से तमिलनाडु की जनता डीएमके और एआईएडीएमके की जो बारी बारी से सत्ता पे आने वाली जो इनकी जो एक रणनीति थी या यूं कहे जो परंपरा बन गई थी उससे ऊब चुकी थी। और कैसे विजय ने न सिर्फ युवाओं में बल्कि महिलाओं में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में बड़ी पैठ बनाई। इस पूरे चुनाव में विवादों से अंडरस्टूड। आनंद बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय आपको कम दे रहा हूं आज, सॉरी, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। अजीत जी मेरे साथ हैं। अजीत जी, अब सवाल यह खड़ा होता है कि वो 10 सीटें कहां से आएंगी। अब मैं आपको एक छोटा सा बैकड्रॉप बता रहा हूं और इशारा कर रहा हूं, आप मुझे बताइए सही है कि नहीं। 2009 में विजय मक्कल इयक्कम एक संगठन की शुरुआत की थी। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन 2011 में इसी नेटवर्क ने विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन का समर्थन किया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं ये बेंड किस तरफ है, ये जो 10 हैं वो कहां से मिलेंगे। देखिए इसमें कोई बहुत अब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वो 109 108 सीटें उनको आ रही हैं विजय को, और उन्होंने पूरी लड़ाई इस पूरे चुनाव में उन्होंने लड़ाई डीएमके के खिलाफ लड़ी है। वो लगातार डीएमके को अटैक करते रहे, स्टालिन की पार्टी को वो इवल फोर्स बताते रहे, और एक बार भी उन्होंने पूरे चुनाव में बीजेपी और अन्ना डीएमके जो है उसको अटैक करके उसको कुछ इवल फोर्स बताना या उसकी बुराई करना वो नहीं किया उन्होंने। वो अदर्स पार्टी कहते रहे, एक तो इवल फोर्स कहते थे डीएमके को और बाकी सबको अदर्स पार्टी कहते थे। तो एक तो उनका एक स्वाभाविक रुझान, आप देखिए चुनाव के पहले भी अलायंस की बात हो रही थी। ये जब सीटों का फैसला हुआ ये बात अटकी, इस आधार पर अटकी कि ये 80 सीटें मांग रहे थे विजय, जो बातचीत हो रही थी इनकी सीएम का चेहरा कौन होगा इसको लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के साथ इनके संबंध विजय के पहले से थे, वो डिफाइन है। और अभी इस बार जो लड़ाई भी इन्होंने लड़ी है, जो नुकसान पहुंचाया है, भले अभी नंबर 2 की पार्टी डीएमके दिख रही है, लेकिन वो तमाम इलाके जो डीएमके के असर वाले इलाके थे नॉर्थ में, तमिलनाडु में, आप चेन्नई से शुरू करिए जहां इनके सबसे ज़्यादा विजय के फैन क्लब्स थे। इन्होंने ये फैन क्लब से शुरू की थी इन्होंने राजनीति, और उस फैन क्लब्स को इन्होंने वेलफेयर क्लब्स में बदला, लोगों की मदद की इन्होंने। तो चेन्नई से लेकर के और डेल्टा का इलाका और नीचे मदुरई तक वो सारा ऐसा इलाका अभी ये डीएमके का था। अन्ना डीएमके के आप अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे निशान जी, तो आप देखिए कि वो अपना जो कोंगू रीजन है, वेस्टर्न तमिलनाडु का इलाका है जहां अन्ना डीएमके मजबूत रही है, जिसमें कोयम्बटूर है, सेलम है, ये सब ये इलाकों में अपना उसने बचा लिया है एआईडीएमके ने। डीएमके को नुकसान पहुंचाया है सबसे ज्यादा उसके अलायंस को। उनके गढ़ की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उनके गढ़ पे हिट किया है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए उनके साथ तो नहीं, लेकिन जो एआईडीएमके है और बीजेपी के साथ इनके सॉफ्ट रिश्ते रहे हैं। चुनाव के पहले इनकी बातचीत हो रही थी, तो ये इनको कहां से नंबर्स आएंगे वो दिख रहा है। ठीक है, अब आपने ये इंडिकेट कर दिया है। मैं केवी प्रसाद जी के पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक बार जरा देखिए विजय ने क्या क्या चुनावी वादे किए थे। क्योंकि देखिए 2 साल पहले आए हैं, फरवरी 2024 में पार्टी लॉन्च की है। अब जो वादे हैं वो बड़े मैटर करते हैं। क्या क्या वादे किए थे दिखाइए जरा। विजय के जो चुनावी वादे थे, महिलाओं को हर महीने 2500 की मदद। नेक्स्ट दिखाइए, लड़कियों को शादी में 8 ग्राम सोना, 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, छात्रों को 15,000 की सालाना मदद, एआई यूनिवर्सिटी और एआईसीटी का वादा, छोटे किसानों का कृषि कर्ज माफ, 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। ये विजय के वादे थे। और विजय का जो कंडक्ट था ऐसा था कि उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे तक को टिकट दिया है। यानी कि ही इज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही इज प्रीचिंग। एक बड़ी खबर, पेरंबूर सीट से विजय 29,000 से वोटों से आगे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर है। डीएमके के 2 बार के विधायक आरडी शेखर से आगे हैं विजय। द्रविड़ राजनीति का केंद्र कही जाती है पेरंबूर सीट। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, द्रविड़ राजनीति का केंद्र। यह देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। सीधे चलूंगा मैं केवी प्रसाद सर के पास। सर, विजय की जीत यह अपने आप में केस स्टडी है।
वो अभी हम दिखाने वाले हैं। लेकिन मेरे लिए हैरानी है कि एक इंसान पहला चुनाव लड़ रहा है, 2 साल पहले पार्टी लॉन्च किए। हर किसी को लगता है कि तमिलनाडु में कम से कम 5 साल तो तैयारी के लग ही जाते हैं। कैसे हो गया ये सब? नहीं, देखिए, आपने जो बात कही, आपने एक बात शुरुआत में भी कही थी कि ये जो फैन क्लब से इन्होंने शुरू किया उसको कन्वर्ट किया इन्होंने वेलफेयर क्लब, और उसके बाद रीच लोगों के बीच पहुंचे कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। साथ ही साथ वहाँ लोकल स्थानीय म्यूनसिपल इलेक्शन लड़े कई जगहों पे, और वहाँ पे इनकी जीत हासिल हुई थी वेलफेयर क्लब्स के नुमाइंदों की तरफ से। तो अपनी पैंठ उन्होंने वहाँ बनाई। 2 साल पहले इन्होंने तैयारी करके उतरे और कहा कि मैं 2026 का चुनाव लड़ूंगा, 2024 का लोकसभा नहीं लड़ूंगा। इससे पहले इन्होंने एक बार AIADMK का समर्थन भी किया था एक चुनाव में। तो इसलिए इनकी तरफ तो राजनीति से परिपक्व थे, ऐसा नहीं है कि वो परिपक्व नहीं है। और आपको याद हो, इन्होंने चुनाव से ठीक पहले एक आखिरी पिक्चर का ऐलान किया कि इन्होंने कहा मेरी राजनीति मेरी पहली प्राथमिकता होगी आज के बाद। और जन नायकन एक पिक्चर बनाया था जिसको रिलीज़ नहीं हुआ कई सारे कारणों की वजह से। वो पहले सेंसर बोर्ड में फंसा, फिर बाद में क्लियरेंस नहीं मिली। तो उसको लेकर इन्होंने मतलब लोगों के बीच में डेमोन्स्ट्रेट किया कि मैं जो राजनीति में आया हूँ पूरी तरह राजनीति की तरफ ही ध्यान दूंगा। पॉइंट टेकन। आपके पास मैं वापस आ रहा हूं सर। मेरे सहयोगी, काफी गर्मी है वहां पर इस वक्त, लेकिन असम में मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रूपेश, ये बताइए क्या कुछ चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है? बड़ी अनप्रेसिडेंटेड जीत है, कितना जश्न, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जश्न तो दोपहर 12 बजे से 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पूरा बीजेपी का कार्यालय है वो जश्न में डूबा हुआ। किसी भी समय हेमंता विश्व शर्मा यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन बहुत अहम ये है कि ना सिर्फ हेमंता विश्व शर्मा चुनाव जीत चुके हैं जलुकबारी से, बल्कि आप देखिए कांग्रेस ने 6 दलों का गठबंधन बनाया था, जिसमें से 3 दलों में गोगोई नाम के खुद गौरव गोगोई खुद चुनाव हार गए जोरहट सीट से। लेकिन उनके 2 अन्य सहयोगी पार्टियों के जो अध्यक्ष थे गोगोई, वो भी चुनाव हार गए हैं। यानी कि 3-3 गोगोई चुनाव हार गए हैं। कई तो उनके बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे कांग्रेस के खुद प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, वो भी चुनाव हार गए। और आप समझिए कि पहली बार हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इसके पहले सर्बानंद सोनोवाल को हटा करके और इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन 5 सालों के अपने कार्यकाल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ने के बाद से ये बताइए ये कितनी बड़ी जीत है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? कितनी बड़ी जीत है? ये जीत तो होना ही था असम में। असम में कोई और दल होगा भी तो भी कम नहीं चलेगा। एक ही है, वो है बीजेपी। क्योंकि उन लोगों ने जितना असम को दिया है, असम की एजेंसी को दिया है, वो दूसरे जो भी अभी तक जितने भी सरकार आए हैं किसी ने भी नहीं दिया है। तो हम लोग का एक ही टारगेट है, वो है बीजेपी, और वही आएंगे, बार बार आएंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, मैं वापस आ रहा हूं तमिलनाडु पर। हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। डीएमके के गढ़ में टीवीके का जादू ब्रेक करिए जरा। चेन्नई में डीएमके बड़ी हार के करीब, सीएम स्टालिन कोलाथुर से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। टीवीके के वीएस बाबू आगे चल रहे हैं। 3 बार से कोलाथुर से लगातार जीतते आ रहे थे स्टालिन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जरा वो जो ग्राफिक्स हमने मिस किया था, दिखाइए नितिन जरा, आइए जरा। ये ग्राफिक्स विजय की जो जीत की वजह है उसके, ये तमिलनाडु में विजय डीएमके सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नंबर 1। नंबर 2, यहां पर जनता को डीएमके और AIADMK के अलावा एक विकल्प मिल गया। फिर लिबरल और नेशनलिस्ट द्रविड़ राजनीति, ये देखिए। फिर आगे देखिए, जो 21% फर्स्ट टाइम वोटर्स का समर्थन, ये बहुत बड़ा, ये युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। फिर जबरदस्त स्टारडम और जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव, जो फैन क्लब्स की हम बात कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। तमिलनाडु में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर, ब्रेक करिए। डीएमके के 15 मंत्री पीछे चल रहे हैं। डीएमके अपने द्रविड़ राजनीति के गढ़ में भी पीछे चल रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। सीधे चलिए यहां पर इस खबर पे मैं क्विक टेक लेना चाहूंगा। केवी प्रसाद सर मेरे साथ हैं। सर, एक बात जो मेरे को कॉम्प्रिहेंड में नहीं कर पा रहा हूं, क्या ये, या हो सकता है कि मैं ओवर रीड कर रहा हूं, जनता इन दोनों को लेकर, दोनों पार्टीज को लेकर एग्जॉस्ट हो गई थी, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। और मैं आपको ये ऑल्टरनेटिव का एग्जांपल दे रहा हूं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलेक्ट हुए थे, क्या ये वही माइंडसेट था सर?
नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर इसलिए भी है कि तमिलनाडु में लगातार पिछले कई वर्षों से ये कोशिश रही कि एक तीसरा कोई विकल्प दिखे, क्योंकि द्राविडियन पॉलिटिक्स के बीच में ये जैसे कहते हैं रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स थी, डीएमके एआईडीएमके डीएमके इसके बीच में इर्द गिर्द घूमती रही पिछले 40-50 साल में। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण कनेक्ट है जो आप ध्यान से देखें, बहुत वर्षों बाद फिर से फिल्म इंडस्ट्री का जो रोल रहा है पॉलिटिक्स पे तमिलनाडु का, वो फिर से स्थापित हुआ। हाँ, कमल हसन हार गए थे लास्ट टाइम सर, लेकिन ये हाँ पिछले बारी अगर आपको ध्यान हो 2021 में जो पार्टी मेन थी स्टालिन फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़े थे, और ना ही एडपाडी पलनीस्वामी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। इससे पहले तमाम सारे जो भी थे, और पिछले बारी विजय रजनीकांत पीछे हट गए थे। हम कह सकते हैं कि जयललिता जी के जाने के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से वैक्यूम होता इसको फिल कर दिया, राइट? फिल नहीं क्या, एक नया, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, इनका जो किरदार रहे फिल्म इंडस्ट्री में, जो भी इन्होंने नायक के काम किए, ये रहे सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहे, ये रहे कानून व्यवस्था के लिए लड़ते रहे, ये रहे जो उत्पीड़ित लोग हैं उनके लिए लड़ते रहे, समाज के पिछड़े लोगों के लिए। तो इस तरह की इनकी छवि भी बनी है कि ये जुझारू आदमी है। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं सर यहां पर सीधे अपने दर्शकों को एक अपडेट देना चाहूंगा। 13 राउंड के बाद ममता बनर्जी आगे हैं। हालांकि जानकारी यह है कि 15 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 13 राउंड के बाद ममता बनर्जी इस वक्त 13,000 वोटों से आगे हैं। आपकी जानकारी के लिए 12 राउंड के बाद वो लगभग 7,500 वोटों से आगे थी। 20 राउंड काउंटिंग होगी, 20 राउंड्स, यानी 15 राउंड हो चुकी है। 13 राउंड का यहां पर हमारे सामने जानकारी अभी जो सामने आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो खुद अपनी काउंटिंग स्टेशन में गई हैं, काफी गुस्से में थी, बड़ी जोर से उन्होंने गाड़ी का डोर स्लैम किया। ये देखिए एक और बड़ी खबर, काउंटिंग सेंटर पर ममता और शुभेंदु के फोन जमा किए गए। ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल, दोनों फोन लेकर सेंटर के अंदर चले गए थे। ये बड़ी खबर, ये प्रोटोकॉल तोड़ा तो प्रोटोकॉल, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं यहां पर ये सवाल मैं अजीत जी से पूछूंगा। अजीत जी मुझे एक बात बताइए, ट्रांजिशन ऑफ पावर बंगाल में क्या आपको लगता है स्मूथली होगा? हालांकि नंबर्स अब टीएमसी के साथ नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है वो स्मूथली होगा? एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग। नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंडेट बहुत बड़ा आ गया भारतीय जनता पार्टी को। अगर थोड़ा और नजदीक होता, थोड़ा और क्लोज होता, ममता बनर्जी 120, 125, 130 ऐसी सीटों के आसपास होती, तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा ऊंचा रहता। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता लड़ने उतरते। उनके जितने करीबी नेता हैं, उनकी सरकार के जितने बड़े मंत्री हैं, अगर सब चुनाव हार जाते हैं, ममता बनर्जी भी जैसे तैसे चुनाव जीतती हैं और भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें जीत जाती है, और अभी हम वोट का अंतर देख रहे थे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, तो लगभग 4 या 5% वोट का भी अंतर है। ममता बनर्जी की पार्टी अभी 41% वोट के आसपास ले रही है, और भारतीय जनता पार्टी को 45% से ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है। तो वोट शेयर भी आगे है, 4-5% का अंतर है। सीटें 100 से ज्यादा का अंतर होगा सीटों के बीच में, तो पावर ट्रांजिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इससे कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो जाएगी, तमाम कंट्रोवर्सी तमाम तरह की चलती रहेंगी। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, वो इसको चैलेंज करेंगी, सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ेंगी। और निशांत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा हुआ था कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर आधार पर वोट कटे हैं, अगर जीत का अंतर उनसे बहुत बड़ा होता है, कहीं अगर 2% अंतर होता और 15% वोट नाम कटे हैं, तो हम इसको देखेंगे। जयमाल्या बागची ने ये बात मौखिक ऑब्जर्वेशन मैं आपके पास आ रहा हूं सर, ये मामला पहुंचेगा कोर्ट में। अंडरस्टूड। लेकिन एक और स्टेट है जिसको लेकर हमारी सबकी नजर है, जरा तेजी से उसका टेक भी दे देता हूं नितिन, जरा यहां पर अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक ब्रेक करिए। असम में बीजेपी प्लस 100 सीटों पर आगे। सीएम हेमंता जालुकबारी सीट से 80,000 वोटों से आगे। असम में सरकार के ज्यादातर मंत्री अपनी सीट में आगे।